ऑनलाइन क्लास ऑडियो ऑडियो फाइन. ओके. ओके. सो वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ आवर मतलब टॉपिक सिलेबस. बेसिकली मैंने आपको प्रोविज़न सारा करा दिया है, ठीक है. एंड आई एक्सपेक्ट आप लोग खुद से भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज इन दैट लिमिटेड टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई एंड कि हर सम्स पे इक्वल फोकस करें. मालूम चलेगा कि कंप्लीट नहीं हुआ है. तो व्हाट आई ट्राइड, आई जस्ट started with GST, completed the GST, 95% of the GST is completed. Then I immediately switched to custom. ठीक है. कस्टम में मैंने जो आता है वो एकदम टेक्निकली बता दिया आपको. क्या नहीं करवाया है, प्रीवियस ईयर का 3 टर्म का सम्स नहीं करवाया है. अनलेस एंड अनटिल सारा करवा दिया है मैंने. ठीक है, कि अगर मैं कोई शीट पढ़ के जाए जो सम्स करके जाए प्लस तीन टर्म का सम्स करके जाए, तो आई एम बेट श्योर कि वो कम सम्स कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा कस्टम्स का. कर लेगा इन द सेंस मीन्स वो पक्का आएगा. ये मतलब कि नहीं आने या आने होता है ना, कुछ सम्स हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन कस्टम्स तो पक्का आएगा. तो आई रिक्वेस्ट कि कर लेना कंप्लीट. ठीक है. तो सर जीएसटी कस्टम्स, ठीक है, कस्टम्स हो गया है. इसका भी मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है, लेकिन आई थॉट कि रिवीजन करवाएं. ठीक है. सम्स भी इसमें से किए हैं. ठीक है. एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पास्ट ईयर पेपर कर लेना. ठीक है. एटलीस्ट 5 ईयर का, एटलीस्ट 5 ईयर्स मतलब 10 टर्म्स करके जाना. इफ यू आर कंप्लीटिंग योर 10 टर्म्स विच मे टेक 2-3 डेज कंप्लीट करने में, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. 2 टाइप का सम्स आता है, 2 टाइप का क्वेश्चंस आता है, एक थियरी एक प्रैक्टिकल. तो आपको थियरी कैसे लिखा जाता है वो आपको समझ में आएगा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपका एक टेस्ट लूँ, बट टाइम परमिट नहीं कर रहा था. ठीक है. मार्च का क्लोजिंग चल रहा है एंड आई हैव टू डिवोट माई टाइम टू समवेयर एल्स. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. तो नहीं कर पाए. एनीवेज, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आपका लेते तो ही आपका मार्क्स अच्छा आता, आप खुद से भी देख सकते हैं. ठीक है. मैंने सेक्शन 7 से स्टार्ट किया था, और बोल तो ऊपर मैं बाद में बताऊंगा, जिसमें सेक्शन 2 हो गया था, डेफिनेशंस. ठीक है. आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो जो है ना उसको कवर करे, प्लस एक बार रिवीजन करे. रिवीजन मतलब क्विक रिवीजन. रिवीजन मतलब क्विक रिवीजन. मैं बैठ के टेक्निकली बताऊंगा नहीं, मैं ये सिर्फ ये बताऊंगा, ये आपको याद है ना, ये सब याद है. एडवोकेट सर्विस आरसीएम में आता है, मैंने आपको बताया था. तो इट शुड बी दैट कि आप घर से पढ़ के आ रहे हैं जो मैंने पढ़ा है, सो दैट स्मूथ लगे, नया नहीं लगे. जो नया है मैं अभी बता दूंगा, ये नया पढ़ा रहा हूँ. जैसे रिटर्न्स मैंने नहीं करवाया है, जीएसटी रिटर्न्स, तो मैं वो जीएसटी रिटर्न कवर करूँगा. ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई बता दिया, तो मैं उसको एकदम मतलब बोलते हैं ना कि 190 का स्पीड में लेके निकल जाऊँगा. ठीक है. तो आई रिक्वेस्ट कि घर पे पढ़ के आना. ये जो 3-4 क्लास होगा घर से पढ़ के आना, सो दैट लगे कि हाँ आता है मुझे, मैं पढ़ लिया हूँ या पढ़ ली हूँ, बस खाली रिवीजन हो रहा है, रिवीजन की तरह हो रहा है, सो दैट मैं पूरा कंप्लीट करवा पाऊँ. ठीक है. ठीक है. ऑनलाइन क्लास क्या हो गया अभी? कहाँ क्रॉस करने का जो ओके. ऑनलाइन क्लास क्लियर है जो बोला मैंने?
सर मैंने तो आपको लॉ लिख के बता दिया, लेकिन आई जस्ट वांट कि जब मैं भी पढ़ता था तो एक होता ना, लास्ट टाइम रिवीजन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। लास्ट टाइम रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लास्ट टाइम का कोई रिवीजन बता दे भाई। इतना तो पढ़ लिए हैं कि सर हैंग कर रहा है करता है, आपका करता है, मेरा नहीं करता था, मेरा भी करता था, हैंग कर रहा है। तो सर एटलीस्ट ठीक है, मैंने 512 जीबी में 1 टीबी अटका लिया है ठीक है, जो हैंग कर रहा है, लेकिन उस 512 जीबी में 1 टीबी अटका है, लेकिन उस 1 टीबी में तो कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है ना, कि मतलब आज टैक्सेशन है, अकाउंट्स है, कॉस्ट है, तो एक लास्ट मिनट रिवीजन मिल जाए मुझे, ठीक है। और फ्रैंकली स्पीकिंग लास्ट मिनट रिवीजन ना कराने के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं था, सो आई फाउंड मटेरियल फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। I found material from somewhere and I found it very useful as a last minute revision, मतलब कि I will share it in the group, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नियरली 120-130 पेज है, ठीक है। 120-130 मतलब 100, अगर आपको आता है सब्जेक्ट, और आपके लिए 120-130 पेज पढ़ना इज जस्ट लाइक अ 203 आवर का 203 घंटा का अफेयर है, समझो। आपको आता है और आपके लिए 120 पेज पढ़ना 3 घंटा, मतलब 1 घंटा में 30 पेज तो आप पढ़ ही देंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं, रील्स नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है। पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ लेगा, और वो भी ऐसा चीज़ जो आप पिछला 3-4 महीना से पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, तो आप पढ़ लेंगे कंफर्म। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक है जो रेलेवेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं कटवा दूंगा, तो समझ लिए वो घट के कितना हो जाएगा, 110 पेज, ठीक है। 110 मतलब 110 पेज पढ़ना 3-4 घंटा के अंदर, मतलब कि आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, एग्ज़ाम देने से पहले आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया है, एंड दिस विल गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि हो गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि वो वहाँ पे टारगेट करना कि जहाँ पे मैंने अभी तक टच ऑन ही नहीं किया, जैसे कि रिटर्न, मैं रिटर्न पे जाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसमें नीचे से लास्ट से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली किसी दूसरे राइटर का है, बट बहुत यूज़फुल है। मुझे क्या, मुझे तो पास होना है किसी भी राइटर को। सर आपका नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है टाइम कि मैं इसको कर पाऊँ, बना पाऊँ, ठीक है। इसके लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। आई एम नॉट अ पीपीटी बॉय, मुझे जो चीज़ आता है याद है, मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे याद है अच्छे से, मैं लिख दूंगा, फिर इसके लिए अलग से टाइम नहीं, वेरी डिफिकल्ट। क्या हो गया भाई, खुल जा, यस। मैं लास्ट पेज में आ रहा हूँ, देख लो, यहाँ से स्टार्ट है आपका सारा आपका, देख लो 12 पेज, 6 पेज, 5 पेज, 10 पेज में आ गया है, और भी चार्ट फॉर्म में। सर चार्ट एग्जाम में नहीं बनेगा, यू हैव टू राइट द लॉ, ठीक है। तो लॉ लिख, ये जस्ट एज अ रेफरेंस है, मैंने बोला लास्ट मिनट रिवीजन, इसी के ऊपर मत पड़ी रहना कि हाँ यही करना है, ये नहीं करना है, ओके। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। रिटर्न के चैप्टर में
हम लोगों ने रिटर्न को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। शीट ने हम लोगों ने नहीं, शीट ने, ठीक है। एक है जीएसटी रिटर्न, एक है क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, और एक है जीएसपी, जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर, और ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का सिलेबस में नहीं, हल्का सा कट कर देना वहाँ पे बस, ठीक है। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग का फोकस 2 ही पे है। सर जीएसटी रिटर्न क्या होता है पहले समझेंगे। जीएसटी रिटर्न सब यहाँ लिखा हुआ है, सुनो खाली कहानी की तरह, सोना मत लेकिन, ठीक है। हाँ, जीएसटी रिटर्न क्या है सर? आपका जो सेल परचेज हुआ है, आपने बहुत पढ़ लिया वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपने बहुत पढ़ लिया चेंज इन रेट, आपने बहुत पढ़ लिया टाइम ऑफ सप्लाई, आपने सेक्शन 7 भी पढ़ लिया और आईटीसी भी पढ़ लिया, लेकिन ये सब जो आपने पढ़ा तो उसको तो वो चीज़ पे आपने टैक्स तो दिया होगा ना, आईटीसी लिया होगा, तो वो सब डिटेल तो मुझे फर्निश करना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। अरे नहीं ले फर्निश करेंगे तो कैसे पता चलेगा बच्चे को, ठीक है, कि आपका सेल कितना है, आपका परचेस कितना है, नहीं पता चलेगा आपको उसको, तो देना पड़ेगा। तो दैट्स जो फॉर्म में भर के देंगे ना, दैट्स द रिटर्न, दैट्स द रिटर्न। आप जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, बोलता है ये अप्लाई करना है, एक फॉर्म भरो। अरे होता है ना, बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते हैं मुझे पैसा जमा करना है, फॉर्म भरो, पे एक स्लिप भरो, तो स्लिप में क्या है भाई? आपका अकाउंट का इंफॉर्मेशन, कितना पैसा जमा करना है वो लेके आके आप जमा कर दो उसमें। तो आप क्या किए हैं उसमें फॉर्म में फिल किए हैं, फॉर्म में फिल किए हैं, तो वो डिटेल फिल किया, वो जाके बैंक को रिपोर्ट किए कि ये पैसा है मैं जमा करने आ रही हूँ। जस्ट लाइक जीएसटी रिटर्न, आपका मंथ में, पूरे मंथ में जितना भी सेल परचेज हो रहा है उस सब का एक फॉर्म आता है, जीएसटी रिटर्न बोल के एक फॉर्म आता है, जीएसटी रिटर्न। सर ये रिटर्न यही फॉर्म है क्या? नहीं, ये फॉर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग नंबर है, ठीक है, अलग अलग नंबर है। जैसे क्या है, आप बैंक में जाते हो तो डीडी बनाने का अलग नंबर है, फॉर्म है, ठीक है, पैसा जमा देने का अलग फॉर्म है, ठीक है, एफडी करने का अलग फॉर्म है। वैसे ही सर जीएसटी रिटर्न का अलग अलग फॉर्म है। आपको आईटीसी लेना है उसका अलग फॉर्म है, पेमेंट करना है उसका अलग फॉर्म है, आउटवर्ड डालना है इसका अलग फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है एग्जाम में? फॉर्म में आएगा, इसका फॉर्म क्या है और उसका ड्यू डेट क्या है, कब फॉर्म भर सकते हैं, और मतलब ड्यू डेट मतलब कि कितने तारीख के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, और कौन कौन सा फॉर्म नंबर है, ठीक है। देखो अगर बोले तो सर आपको पता है, मैंने एक बार बताया था, जैसे ये अप्रैल एग्जाम्पल मंथली, अप्रैल 1 अप्रैल और ये 30 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल और 30 अप्रैल। बात सुनो, गवर्नमेंट ना क्लास क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया था तो सबका बोला था कि फॉर्म आपका जो मंथली सेल है, ठीक है, उस पर 2 चीज़ है, एक टैक्स पेमेंट करना, एक है आउटवर्ड दिखाना, ठीक है। तो सर डेट आया, क्या क्या डेट है? 11th, फिर 14th, देन 20th। आ रहा समझ में? मतलब कि अप्रैल, ये 11th क्या आएगा? 11th मई, एग्जैक्टली मई, ठीक है। 3 डेट है, 3 डेट लेके आई गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में तो ये लाई ही नहीं थी, 2 डेट लेके आई थी। स्टार्टिंग में ये नहीं लाई थी, 2 डेट लेके आई थी, 11 और 20। बात समझो, एक एक धीरे धीरे समझना, सबके लिए, और इंडिया में जितना भी रजिस्टर्ड डीलर है सबके लिए, ठीक है।
तो क्या होता है, 11th में क्या लेके आई, डिटेल ऑफ सेल्स, आता है ना सेल्स। ये बंदा जो है खड़ा है अपना दुकान, उसका दुकान है, उस पीरियड में जितना भी सेल्स किया है, सेल्स किया मतलब समझ में आ रहा है ना, सेल्स किया मतलब बेचा है सामान, उसने इनवॉइस रेज किया होगा, ठीक है। तो इनवॉइस का डिटेल 11th तारीख के अंदर में जमा करना ही है। कौन सा मंथ का, पिछले मंथ का, एग्जाम्पल में तो मई मंथ है लेकिन पिछले मंथ का, ठीक है। डिटेल्स ऑफ सेल्स, लेकिन जीएसटी में हम लोग सेल्स नहीं बोलते हैं, जीएसटी में हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाईज, यही है ना, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और इसका फॉर्म बना दी है, क्या फॉर्म बना दी है, जीएसटी R1, पहला फॉर्म, समझ में आ रहा है। फिर बोले कि 11 तारीख के अंदर सब अपना सेल का आउटवर्ड सप्लाई दिखा दो, ठीक है। फिर क्या कर दिया है, आपका सेल आ गया है, गवर्नमेंट के पास कैप्चर हो गया है। फिर आपके पास देखो कि आईटीसी कितना आया है, ठीक है। आईटीसी आने के बाद आपको इस जगह पे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई माइनस इन आईटीसी, यह आ जाएगा क्या, टैक्स पेमेंट, यही है ना। और इसको क्या नाम बोल दी, GSTR 3B, अरे समझ में, ये कर दी। मतलब कि आपको टैक्स पेमेंट करना है तो 20 तारीख को करना पड़ेगा, लेकिन डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा आउटवर्ड का। तो बोले सर एक बात बताइए, ये वाला चीज तो सेम लग रहा है मुझे देखने में, है कि नहीं, सेम लग रहा है। तो आंसर इज यस, सेम है। इसमें क्या है, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का जितना डिटेल है वो भरना पड़ेगा, एक एक इनवॉइस, जितना बेचा है उसका एक एक इनवॉइस सारा डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ क्या है, सिर्फ अमाउंट भरना पड़ेगा। जैसे सर ये बंदा ने सेल किया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इनवॉइस 4 नंबर इनवॉइस, इस पे जीएसटी कितना लग रहा है, इस पे 1 नंबर इनवॉइस पे 50,000 रुपया, 2 नंबर इनवॉइस पे 20,000, 3 नंबर इनवॉइस पे 50,000, 4 नंबर इनवॉइस पे सोचो 40,000, सोचो एग्जाम्पल इतना सेल हुआ है। इसका 18% जीएसटी लग रहा होगा, इसका 18% जीएसटी, इसका 18% जीएसटी, इसका 18% जीएसटी, समझे। ये 9,000, ये 3,600, ये 9,000, ये 7,200, दिख रहा है आपको, यही तो सेल किया है। टोटल सेल कितना आ गया, 1,60,000, और जीएसटी उस पर कितना आ गया है, ऐड करो, 9, 18, 28,800, ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे क्या करेगा बंदा, यहाँ पे बंदा क्या करेगा, यहाँ एक एक इनवॉइस का डिटेल देगा, यहाँ पे एक एक इनवॉइस का डिटेल देगा, समझ में आ रहा है। सर टैक्स पेमेंट करना, नहीं टैक्स नहीं पेमेंट करेगा, ओनली इनवॉइस का डिटेल देगा, ठीक है। और जब 3B फाइल करने जाएगा ना, तो यहाँ से जो डेटा है ना, कितना, ये डेटा 28,800 और ये वाला, ये डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब फेच हो जाने के बाद यहाँ पे उसका कितना टैक्स हो गया आउटपुट का, ये हो गया ना।
अब वो आईटीसी चेक करेगा मेरे पास आईटीसी कितना है। आंसर इज, सोचो आईटीसी 11,000 रुपये है, तो वो जीएसटी कितना टैक्स पेमेंट करेगा? ये है ना, बस उसका कॉम्प्लाइंस खत्म। हाँ, उतना ही क्या दिखाएगा, मतलब कि ये तो पूरा दिखा दिया ना, उसमें से आईटीसी मिल गया। समझ में आ गया क्या? 3B का पर्पज समझ में आया, GSTR 1 का पर्पज समझ में आया, डेट समझ में आया। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? ठीक है, यहाँ तो क्लियर है ना। अभी क्या हुआ ना, हम लोग हैं इंडिया में, हम लोग हैं इंडिया में, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि हम लोग लास्ट डे ही काम करते हैं। सब लोग रिटर्न भरना है कब बोल सोचता था पता है? 10 तारीख को कि रिटर्न भरना है, सब कोई मैक्सिमम, ठीक है, 10 तारीख को। और यहाँ पे कब दे सोचता था? सोचो 19 तारीख, 19 को, ठीक है, या फिर 20 को, कुछ रीजन तो 20 को ही बैठता था काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट का जो सर्वर है ना वो हो गया क्रैश, कि सब का एक ही साथ काम करेगा तो कहाँ से होगा, रिस्पॉन्स देना होगा ना सर्वर को, ठीक है। बहुत चीज़ था कि सर्वर हो जाता था क्रैश, गवर्नमेंट को तकलीफ हो जाता था यार, सर्वर जब क्रैश हो गया तो सर्वर काम नहीं कर रहा है, जीएसटी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, जीएसटी पोर्टल काम नहीं, आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में, जीएसटी पोर्टल काम नहीं कर रहा है। जब नहीं होता था, और फिर क्या होता था ना कि ये तो हर मंथली होता है ना, जो लोग छोटे छोटे बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर ही 10 लाख रुपए है, तो उसके तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो वीआरएस वॉलंटरी में रजिस्ट्रेशन करवाया ही होगा। या सोचो 50 लाख, 50 लाख इज ऑल्सो वेरी, मतलब कि स्मॉल नंबर इन टर्म्स ऑफ इंडिया, 50 लैक्स इज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, 50 लैक्स इन अ ईयर, समझ में आ रहा है ना, तो वेरी स्मॉल नंबर। तो वो लोग बोलता था भाई हम लोग तो स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन है, तो सर हम लोग के लिए उतना कैसे पॉसिबल नहीं है, हर महीना महीना हम अपना बिजनेस करेंगे या फिर आपका रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। तो सरकार भी देखती थी कि सही बात बोल रहा है, ठीक है, कि बेचारा रिटर्न फाइल करेगा या बिजनेस देखेगा। तो उन लोग के लिए एक स्कीम लेके आई। स्कीम क्या? सरकार तो स्कीम लाने में एक नंबर है। उसके लिए क्या स्कीम लेके आई? QRMP, QRMP स्कीम। एक मिनट, ओके। उसके लिए क्या लेके आई? क्यों यहाँ पे पानी था। उसके लिए क्या लेके आई? QRMP स्कीम। QRMP, इसका फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म क्या है? हाँ, क्वार्टरली रिटर्न मंथ एंड मंथली पेमेंट। इसका मतलब आप लोग बोल रहे थे ना कि आप लोग को मंथली मंथली रिटर्न नहीं भर सकते, आप लोग एक काम करो क्वार्टरली भर लो, आप लोग एक काम करो क्वार्टरली भर लो। लेकिन सरकार को पेमेंट क्या चाहिए? मंथली, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, ठीक है। आप चेक करो कि आपका टैक्स पेबल आ रहा है क्या हर मंथ, आपका टैक्स पे मतलब आईटीसी ज़्यादा नहीं है ना, आईटीसी ज़्यादा मतलब टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपका टैक्स पेबल आ रहा है क्या? अगर टैक्स पेबल आ रहा है तो आप मंथली में टैक्स पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। सर क्या डेट में बताया ना, डेट 20 तारीख नहीं, टैक्स पेमेंट करने का डेट क्या है? 20,
और सर 20 तारीख को, तो गवर्नमेंट और बोली कि तुमको और मज़ा देते हैं क्या, तुम्हारा 20 तारीख को डिटेल नहीं देंगे, तुमको 25 तारीख जमा करना पड़ेगा। क्या समझ में है? 25 तारीख तुम टैक्स कैलकुलेट करो, रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, तुम टैक्स कैलकुलेट GST और 1 कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। तुम वर्किंग तो कर सकता है ना, बोला हाँ वर्किंग कर लो कि तुम्हारा टैक्स पेमेंट है होने वाला है क्या, यस तुम 25 तारीख के अंदर पेमेंट कर दो। 25 तारीख कौन सा, सेम मंथ में या नेक्स्ट मंथ में? नेक्स्ट मंथ का 25 तारीख को पेमेंट कर दो। सरकार का भी फ़ायदा था। 20 तारीख को सब लोग लेके बैठा तो मैं सर्वर क्रैश हो जाता, तो उसमें तो कुछ रीजन तो लेट से आएगा। अरे समझ में? तो क्या QRMP क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सर हम लोग ना क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ठीक है, तो हम लोग क्या ना क्या होता प्रॉब्लम कि मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको क्या किया यहाँ पे ये बता दिया 11th और 20th, ये नहीं बताया 14th क्या है सर। मैंने आपको बोला ना कि सब ITC ले लेता था, ITC ले लेता था। ITC लेने में क्या सब मतलब कि क्या करता था बदमाशी यहाँ पे, जिसका ITC नहीं भी होता ना वो भी ले लेता था। हाँ 14th में नहीं 20th में, 20th में खड़ा होकर अब वो कैलकुलेट कर रहा है ना कि मुझे टैक्स कितना पेमेंट करेगा। उसके पास 10,000 का 11,000 का ITC था, वो सोचो 21,000 का ले लेता था। सर 10 ज़्यादा हो गया, तो इसके बदले में क्या होगा, मेरा कम पेमेंट होगा। 7800, गवर्नमेंट का लॉस है ना। क्यों? क्योंकि भाई तुमने जानबूझ के गलत मतलब बोलता था कि क्यों लिया भाई गलत। अरे हमको लगा बाद में फिर ITC आएगा ही, हमको पैसा का ज़रूरत था। कौन बोला? दुकानदार। मैं जो पैसा का ज़रूरत था तो हम क्या करते हैं ITC बढ़ा दिए, बाद में आएगा तो रख लेंगे, हो सकता है ना बाद में बिल आ जाए, कौन देखने आ रहा है गुड्स रिसीव और नॉट, ऐसा कोई नहीं देखता है, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम कर दिया मुझे। कौन? ये शॉपकीपर, गवर्नमेंट सर पे हाथ लेके खड़ी है कि क्या करे अब, ये तो झूठ मूठ का मेरा लॉस करवा रही है कि नहीं। तो गवर्नमेंट एक फॉर्म लेके आया, फॉर्म 2B, GSTR 2B, ठीक है। बोला कि तुम ITC कब लेता है? ITC लेता है कि सर मैंने जिससे खरीदा है गुड्स, मैंने जिससे गुड्स खरीदा है उसने पहले किसी को टैक्स पेमेंट किया होगा और अपना रिटर्न फाइल किया होगा। रिटर्न फाइल कब किया उसने? 11 तारीख को। तो अब हम तुमको एक 2B का सिस्टम दे देते हैं GST पोर्टल पे। उसमें क्या होगा ना, ये बंदा जो तुमसे खरीदा है ना, मतलब जिससे तुमने खरीदा है गुड्स, वो अगर रिटर्न फाइल करेगा कब? 11th को, तो ये आपका जो डिटेल यहाँ से यहाँ जाता है ना, वो एक डिटेल यहाँ से यहाँ भी जाएगा, ITC वाला। यहाँ पे जो डिटेल आप सेल किया होगा, उसने अपना GSTR 1 फाइल किया होगा, वो GSTR 1 का डेटा तो आप मतलब कि जो सप्लायर है, मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, अब मैंने गुड्स बेचा है मैडम को, ठीक है। अब क्या हुआ होगा कि मैडम का भी ड्यू डेट 11th रिटर्न फाइल करने का, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मेरा भी ड्यू डेट 11th, ठीक है। तो मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, मैंने गुड्स बेचा है मैडम को, मैंने डिटेल फाइल कर दिया, ठीक है। तो मैं जो गुड्स इनवॉइस इशू करूंगा उनका तो वो तो मैडम का ITC हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा ना, तो मैडम 14th को अपना 2B में देख पाएगी कि मैंने रिटर्न फाइल किया है, सो दैट वो जब अपना 3B करेगी ना, फाइल करेगी, तो वही ITC लेगी जो 2B में दिख रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं है? दो चीज है, सेलर बायर, दो चीज है, सेलर गुड्स किया बायर को, ठीक है।
सेलर गुड्स क्या बायर दो, तो सेलर क्या करेगा, नहीं 11th को रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। वो जो रिटर्न करेगा इनवॉइस डिटेल फाइल किया, इनवॉइस डिटेल फाइल किया, ये जाके 2B में आ जाएगा, किसका, बायर का, वेरी गुड, बायर का 2B में आ जाएगा, कब आएगा, 14th को। ये कब फाइल करेगा, 11th। अगर ये क्यों ऐसे किया, क्योंकि ये बायर भी तो 3B फाइल करेगा ना, ठीक है। तो वो तो सेल माइनस आईटीसी करेगा, तो इस जगह पे क्या बोली ना गवर्नमेंट कि तुम्हारा 2B में जो आएगा ना वही आईटीसी ले सकता है, झूठ मूठ का आईटीसी मत लेना। क्यों नहीं लेना, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, अरे समझ में। तो बोली सर तो यहाँ पर क्या बायर फाइल नहीं करेगा क्या, बायर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा क्या, वो भी करेगा, वो भी तो किसी को सेल किया होगा, तो उसका जीएसटीआर 2B में आएगा। अरे समझ में, एक चेन बना हुआ है पूरा, एक तरह है दोनों फाइल, ये तो ड्यू डेट तो दोनों का ही है 11th। अब वो जिसको सेल किया होगा, बी ने जिसको सेल किया होगा बायर 2 को, तो उसका 2B में आएगा कि बायर 1 ने सेल किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो एक तो डेट और मैंने आपके पास रखा, कौन सा डेट, 14th। कौन सा डेट है, 11th, 14th और 20th। 11th किस लिए, आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस डिटेल अपलोड करने के लिए। 14th किस लिए है, यस आईटीसी का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और 20th क्या है, टैक्स को पेमेंट करने के लिए। 3 आया, सेम डेट ही होगा, हर मंथ में सेम डेट है, ठीक है, हर मंथ में सेम डेट है। क्लियर है। अभी क्या हुआ ना कि जो लोग स्मॉल टैक्स पेयर लोग थे वो लोग भी बोलने लगे कि सर हमसे नहीं होगा ये काम, ये बार बार एक ही चीज़ हमसे नहीं होगा। तो मतलब मैंने आपको क्वार्टरली बोल दिया ना, क्वार्टरली कर लेना। बोला सर ठीक है, क्वार्टरली आपने बोला है, तो क्वार्टर में तो आपका ये क्वार्टर में आपका जीएसटीआर 1 तो भरने मिले हमको होगा ना। अरे भाई हम जो मंथली भर रहा था नॉर्मल आदमी, आप बोल रहे क्वार्टरली भरना, तो क्वार्टरली में तो जीएसटीआर 1 भरना होगा हमको, मतलब अप्रैल मई जून का जुलाई में भरना होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर में भरना होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जनवरी में भरना होगा, जनवरी फरवरी मार्च का 11 अप्रैल को भरना होगा। दिख रहा है आपको, भरना होगा। लेकिन सर फिर वही चीज़, आप एक चीज़ देखिए, जब हम अप्रैल में जून का 11 जुलाई में भरेंगे, तो सोच मंथली वाले लोग भी 11 को भर रहे हैं, हम भी 11 को भर रहे हैं, फिर आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। फिर आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है, अब हम क्या करें। तो बोला कि बात तो सही बोला, ठीक है, और तुम्हारे लिए हम 13 कर दिए, स्मॉल टैक्स पेयर 13th। फिर मैंने आपको डेट आपको के दिमाग में रखा, कौन सा, 11 के बाद सब लिखा हुआ है 11th के बाद 13th। क्यों, क्योंकि आईटीसी के लिए। तो सर एक बात बताइए, नहीं आईटीसी के लिए नहीं था, जो आपका 13th था किसके लिए, आपका स्मॉल टैक्स पेयर का जीएसटीआर 1, हाँ ठीक है। तो सर 13th को हम फाइल करेंगे तो मेरा 2B में आएगा ना। 2B कब जनरेट हो रहा है, 14th को। आप रिटर्न कब फाइल करेंगे, 13th को, हो जाएगा जनरेट। समझ में आ रहा है। जीएसटीआर 1 करके फिर वो किसी जिसको सेल किया होगा उसका 2B में आएगा। 13th वाला तुम्हारा जनवरी फरवरी मार्च कब फाइल करेगा 2B, अच्छा जीएसटीआर 1 अप्रैल कौन सा तारीख को, 13 को। तो वो बंदा जो छोटा स्मॉल टैक्स पेयर है, उसने जितना भी सेल किया होगा 3 महीना में सारा डिटेल भर रहा होगा, कब, 13th को। तो वो जो अब वो टैक्स जो उसका आईटीसी लेगा जिसको सेल किया है,
वो जो आईटीसी लेगा उसको आईटीसी मिलेगा, उसका 2B में आ जाएगा। कब? 14th इंफॉर्मेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? फिर दूसरा चीज़ ये बोला कि सर आप 20 तारीख को हमको बोलना है GSTR 3B फाइल करने के लिए, ठीक है? वही प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? वही कि सर सबका एक ही जगह साथ आ जा रहा है 20 तारीख को। तो आप बोलेंगे सर 25 तारीख को बोला ना टैक्स पेमेंट करने के लिए। 25 तो टैक्स पेमेंट करने के लिए, लेकिन GSTR 3B फाइल कब होगा? 20 को, 20th को। तब क्या करेंगे? तो बोला कि एक काम करते हैं, हम स्टेट वाइज बाइफरकेट कर देते हैं। कुछ स्टेट का डेट हम दे देते हैं, कुछ स्टेट्स का डेट हम दे देते हैं 20 को, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो बोला कि सर मैं स्टेट वाइज बाइफरकेट कर देता हूँ कि कुछ कुछ स्टेट्स में 20 तारीख का डेट, कुछ कुछ स्टेट में 22 तारीख का डेट, कुछ कुछ स्टेट में 24 तारीख का डेट, ठीक है? लेकिन जो बड़ा टैक्स पेयर है, बिग टैक्स पेयर, उसका 20 ही रहेगा, क्योंकि बिग टैक्स पेयर से क्या आता है? बिग टैक्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स आता है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कहीं से भी। मैं जितना भी लिबरल रहूँगा, कौन बोला ये सब? गवर्नमेंट, ठीक है? बायर नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट क्या बोला है कि मैं जितना भी लिबरल रहूँगा स्मॉल टैक्स पेयर के पास रहूँगा। जो बिग टैक्स पेयर के पास है ना, उस पर गवर्नमेंट लिबरल नहीं रहती। वो बोले कि आपका GSTR 1 का डेट बिग टैक्स पेयर के लिए 11, 2B का डेट 14, 3B का डेट 20। जो स्मॉल टैक्स पेयर है उसको हम लिबरल करके उसको क्या बोल दिए हैं? चलो 13 कर लो, 13th, ठीक है? 2B तो ऑटो जनरेटेड है, आपको कुछ करना नहीं हो रहा। 3B के केस में आप क्या कर लो, देख ले तो आप कौन सा स्टेट में है, उसी मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा स्टेट में कब है। कुछ वेस्ट बंगाल में 24 है, गुजरात में 20 है, ऐसे ऐसे करके स्टेट बाइफरकेट कर दो, आप देख लो कहाँ रजिस्ट्रेशन वैसा, ठीक है? 25 कौन सा डेट है? सिर्फ GST पेमेंट करने का डेट, रिटर्न फाइल नहीं, GST पेमेंट करने का डेट फॉर QRMP, छोटा वाले लोग, छोटा टैक्स पेयर लोग पे नहीं करेगा। QRMP में मैडम का एक कन्फ्यूज़न है, मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल, मई, जून, है ना, और ये जुलाई। अब ये जुलाई को हम थोड़ा बाइफरकेट करें, ठीक है? यहाँ तक जून आ गया ना, अब जुलाई को बाइफरकेट करें तो मैंने आपको बोला ये जो आप 20 तारीख 25 तारीख को कर रहे थे ना, वो देख रहे थे कि टैक्स पे बन रहा है कि नहीं, टैक्स पेमेंट कर रहे थे। लेकिन आपका ड्यू डेट कब होगा पेमेंट करने का? 20 क्या था, सोचो 24 जुलाई, स्मॉल टैक्स पेयर 24,
किसी का नहीं, स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज है, मैंने बोला स्टेट वाइज है। तो सर स्टेट वाइज है तो क्या करना है कि सर आपका सोचो ड्यू डेट है 24th, आप वेस्ट बंगाल में हो, सोचो आसाम में, आसाम में का 24th है, ठीक है 24th है, ठीक है 24th में आप इसके पहले 24th जून आया होगा, 25 जून आया होगा, तभी तो अब 24 जुलाई आ रहा है। फिर उसके बाद 25 मई आया होगा, ठीक है। इसमें वर्किंग्स किया है 5 को, और ये 24 को एक्चुअल जीएसटी रिटर्न फाइल किया है 3B ऑल मंथ। नहीं, अप्रैल, मई और जून, मतलब कि उसका 2 बार, एक क्वार्टर में 2 बार आपका 25 का आएगा और एक बार 24 आएगा, रिटर्न फाइलिंग करेगा। और इस दिन खाली टैक्स पेमेंट करेगा, अगर ओनली फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है शीट में, देखो इन जीएसटी वेरियस स्टेटमेंट एंड रिटर्न प्रेस्क्राइब अंडर द फील्ड, ठीक है, इन विच सच पर्सन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बिजनेस एक्टिविटी देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल देना पड़ता है, मैंने बोला इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा, सेल का, परचेस का, टैक्स पेड का थ्रू रिटर्न्स। हाउएवर नो रिक्वायरमेंट ऑफ अपलोडिंग पीडीएफ, आपका जो इनवॉइस इरेज किया है ना उसका पीडीएफ अपलोड करने की जरूरत नहीं, खाली डिटेल भर दो, ठीक है। देखो 2 तरह का रिटर्न है, GSTR1 और GSTR2B, ठीक है। 1 किस लिए है, आउटवर्ड सप्लाईज एंड टैक्स लायबिलिटी, मैंने बताया था ना, ये रहा। आउटवर्ड सप्लाई एंड डिटेल ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और 2B क्या है, ITC, 1 भरेगा तो ही तो 2B में आएगा, नहीं भरेगा तो कहाँ से आएगा, ठीक है। अब GSTR1 देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट, सर ISD, जो ISD पता है ना, मैंने करवाया था, नॉन रेसिडेंशियल, कॉम्पोजिशन और TDS, इन लोग को छोड़ के, क्योंकि इन लोग का अलग डेट है सर, इतना डेट यस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये लोग का कैजुअल नहीं, दिस इज फॉर, नहीं दिस इज फॉर ऑल इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ स्पेशल पर्सन, ये लागू नहीं होता, अलग होता है, ठीक है। अगर QRMP का केस है तो 13th मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर QRMP का केस नहीं है तो 11th को। सर एक QRMP क्या है, ठीक है, इट इज अ स्कीम प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस, उसको ईजी लगे कंप्लायंस करने में, ठीक है। तो सर एक बार घूम के आते QRMP कौन क्या है। Normally, all regular taxpayer file return and tax pay, but government, in order to reduce compliance burden, allowed quarterly return and monthly payment to be followed the following person, ठीक है। To reduce the compliance of the taxpayer, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये स्कीम लेके आया है। GSTR1 एंड GSTR3 भी क्वार्टरली फाइल करो, ठीक है। GSTR1 और GSTR3 भी क्वार्टर, सर QRMP में जो नहीं आएगा वो मंथली फाइल करो, वो फाइल नहीं करना पड़ता ना, दिस द ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म, मैंने आपको क्या बोला देखो, यस ये कहाँ से आ रहा है, 2B में डेटा यहीं से आ रहा है, मैंने बोला ना, आपने जो GSTR1 फाइल किया है
ये GSTR 1 है ना, उसमें जो डिटेल भरा है वो ऑटोमेटिकली 2B में चला जा रहा है। हाँ नहीं, हाँ ये फाइल नहीं होता है। फाइल मीन्स क्या होता है? फाइल में होता है यू हैव गिवन द डेटा एंड अपलोडेड द डेटा इन द पोर्टल, दैट्स द फाइल। आपका रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न का इट इज़ अ फॉर्म, आप उसमें डेटा भर रहे हैं कि मेरा इनकम ये है, उसको गवर्नमेंट का साइट पे सबमिट बटन दबा दे रहे हो, दैट्स द फाइल। यहाँ पे क्या है कि आपको टू बी फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स द ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट जनरेटेड बाय GST पोर्टल। और क्यों जनरेट होता है? सो दैट आप ITC ज़्यादा नहीं ले पाए। और ये जनरेशन का सोर्स कहाँ से होता है? GSTR 1 से। अरे समझ में? GSTR 1 से क्या बनता है? GSTR 2B, 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 ठीक है। GSTR 1 से क्या बनता है? GSTR 2B। और वो क्यों बनता है? सो दैट आप ITC करेक्ट ले सके, क्योंकि सब लोग गंदगी कर रहा था यहाँ पे। हाँ हाँ, बना ये आपका, आपने जो डिटेल दिया है ना, उससे गवर्नमेंट ही बना दिया आपके लिए, 2B रेडी कर दिया, ठीक है। वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, खाली डेट लेकिन है कि गवर्नमेंट कब बनाएगी। आंसर इज 14th को बनेगी, ठीक है। गवर्नमेंट कब बनाएगी? 14th को बनाएगी। किस बेस पे बनाएगी? आपने जो 11 का तारीख को फाइल किया है, 11 तारीख को डिटेल या 13 तारीख को डिटेल फाइल किया है, उसके बेस पे बनाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सर पहला बात बताओ, अभी क्या होगा ना, जब आप गवर्नमेंट स्कीम लेके आएगी तो सब कोई उसको क्या करेंगे? सब कोई उसको क्या करेंगे? उस स्कीम में जाने का ट्राई करेंगे। सब नहीं सोचेंगे मेरा भी क्वार्टरली कर लो, मेरा भी क्वार्टरली कर लो। तो गवर्नमेंट को तो एक तो लिमिट, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम है, सबको क्या चाहिए था? कॉम्पोजिशन स्कीम कर दो, चाहिए ना। 1% का टैक्स देना पड़ेगा, 0.5%, 0.5%, सबको तो यही स्कीम चाहिए। 18% GST कौन देगा? 1% देते हैं। तो गवर्नमेंट तो भाई ऐसा स्कीम तो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए होता है ना, तो उसको वो स्मॉल टैक्स पेयर कितना है? आंसर इज 5 करोड़। हु कैन, हु मतलब कि हु कैन एलिजिबल टू ऑप्ट QRMP? द पर्सन हैविंग टर्नओवर ऑफ, नॉट इनकम, टर्नओवर ऑफ कितना? 5 करोड़। 5 दैट बी ट्रीटेड एज स्मॉल टैक्स पेयर। मंथली टर्नओवर या क्वार्टरली या एनुअली? एनुअली, ऑब्वियसली एनुअली, ठीक है। ज़्यादा होगा तो ये स्कीम आपसे छीन लिया जाएगा और आप यू विल बी ट्रीटेड एज बिग टैक्स पेयर, और आप मंथली फाइल करो सब। आ रहा है समझ में? तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कब का टर्नओवर देखना है? पिछला। If aggregate turnover crosses 5 crore during the financial year, such person shall become ineligible for QRMPs for the from next quarter. खत्म, स्कीम आपसे ले लिया जाएगा। टैक्स पेयर मस्ट हैव ऑप्ट QRN स्कीम बाय वॉलंटरी, नॉट मैंडेटरी। सब मेरा 2 करोड़ का ही है, मैं ले सकता हूँ QRMP, ले सकते हो, 2 करोड़ है ना, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। आपकी मर्जी, मत लो, ठीक है। इट्स वॉलंटरी, नॉट मैंडेटरी। ऑल रिटर्न हैव बीन फाइल्ड इन द प्रीवियस ईयर टू ऑप्ट, मतलब आप जब अब ऑप्ट करने जा रहे हैं तो सारा रिटर्न आपने फाइल किया है। पीछे वाला रिटर्न जो आपने फाइल किया होगा ना, सारा फाइल करना होगा, तभी आपको QRMP मिलेगा। ये नहीं कि पिछला मंथ सोचो आपका QRMP गवर्नमेंट स्कीम लेके आई 5 करोड़, ठीक है, तो बोले ठीक है हम ले लेते हैं, मेरा तो 1 ही करोड़ है। लेकिन पता चला आप डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर मतलब पहले तो स्कीम नहीं था तो आप मंथली फाइल कर रहे होंगे, ठीक है, और रिटर्न ही फाइल नहीं करते, छोड़ देते हैं रिटर्न, बदमाशी करते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है ये सब करेंगे तो आपको स्कीम नहीं मिलेगा। यू हैव टू रिटर्न ऑल द फाइल प्रीवियस प्रायर टू टेकिंग दिस स्कीम। क्लियर है? क्लियर है? ओके, ऑनलाइन क्लास क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अभी बताओ एक चीज, ये बिग टैक्स पेयर, ठीक है, ये QRMP, अप्रैल मई जून, ठीक है, उसमें इसका एक यहाँ पे आ रहा होगा, एक आपका 11 तारीख, सॉरी, ये मई जून, ठीक है, ये एक आ रहा होगा, अप्रैल का आ रहा होगा 11 और 20, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, और यहाँ पे 14, ठीक है, फिर जून 11 14 20, ये कॉम्प्लाइंस का डेट है उसका, देख लो, है ना, फिर ये जुलाई 11 14 20, समझ में आ रहा है, फिर ये सोचो अगस्त तक ही करते हैं, 11 24 20, सॉरी, आ रहा समझ में, ऐसे ही आगे चल रहा है, ठीक है, इसका बताओ क्या होगा। पहला बात तो यहाँ पे 25 हो सकता है, 25 हो सकता है, उसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, 25 डालते हैं, 25, ठीक है, तो ये 25 का कब, मार्च वाला 25 होगा, पिछले वाला, अप्रैल का क्यों होगा, अप्रैल का तो मई में होगा ना, ये मार्च का होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, सर ये इसका 14 होगा क्या, इसका तो नील होगा ना, क्योंकि रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा, ठीक है, अभी क्या होगा, फिर इसका जुलाई, इसमें आपका जुलाई में क्या होगा, सर जुलाई में होगा आपका 13, फिर आपका 14, आइए चलो हम 24 लेके चलते हैं, अपने मन से इजी के लिए 24 लेके चलते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ ना, ये बंदा ना बीच में रिटर्न ही फाइल नहीं करता है, QRMP है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब तुम एक सेलर है, सॉरी बायर है, बायर, तुमको ITC कब मिलेगा, जब क्या, ITC कब मिलेगा, रिटर्न फाइल करेगा, तुम किसी से इनवॉइस लिया, अब वो बंदा 11 तारीख को रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो तुमको ITC मिलेगा क्या, बता भाई, नहीं मिलेगा, आ रहा समझ में, तो अब बताओ तुम किससे बिजनेस करोगे, स्मॉल वाला से स्मॉल ही का, सही बात बोल रही है, स्मॉल वाला से स्मॉल ही का, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना भाई, भाई ते स्मॉल की बेग बता बोलेगा क्या, अरे तो नीड के ऊपर है ना, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा, हम बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहीं से, अब मान चले ये सस्ता बेच रहा है, ये महंगा बेच रहा है, अब क्या करेंगे, हमको तो इसी से करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है तो ये फाइल नहीं करता, ITC मिलेगा कब मिलेगा, क्वार्टर के बाद, 3 महीना का बाद, 3 महीना तक हमको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, 3 महीना लगा के फिर चौथा में जो क्वार्टर खत्म होगा तब जाके हमको सारा ITC एक साथ मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ फाइल करेगा रिटर्न, आ रहा समझ में, क्लियर है। अब बताओ आप बिजनेस करोगे क्या इससे, नहीं करेगा कोई, बड़ा बिजनेस, क्योंकि देखो हमको आपको 20,000 30,000, लेकिन 20,000 करोड़ कंपनी में ITC नहीं रहने से कंपनी का कैश फ्लो चला जाता है ना, हम आपको बताया था सेटअप करने के टाइम कंपनी वांट्स कैश फ्लो, ITC लेके क्या करेगी, अचार डालेगी क्या, इट इज़ यूज फॉर सेट ऑफ माई लाइबिलिटी, कैश फ्लो बचाओ सो दैट आई कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ITC थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, समझ में आ रहा है ना, तो क्या है, कितना फ़ोन आता है,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो nobody wants to do business with QRMP। इसका बिजनेस बैठा हुआ था, तो पूछा क्यों, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या क्या असुविधा है आपको? हाँ, बोला गवर्नमेंट पूछा, बिजनेस गिर रहा है ना इसका, क्या सुविधा? बोला कि सर बात ऐसा है कि आप तो मेरे लिए एक स्कीम लेके आए, हमको लगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी तो बैकफायर कर गया स्कीम, है कि नहीं? तो क्यों, ऐसा ऐसा बात है, वही लोग तो अपलोड कर देता है, हमको तो अपलोड करने का मिलता नहीं, आप तो हटा दिए अपलोड करने का चीज़, ठीक है? बोला सर, तो बोला तुम काम कर लो ना, QRMP हटा लो, तो वॉलंटरी नहीं है। बोला सर ये तो अब क्वार्टरली हाँ, नहीं नहीं, QRMP हटा लेंगे तो मैं मंथली में आ जाऊँगा ना, तो कॉम्प्लाइंस बढ़ जाएगा, कॉम्प्लाइंस बढ़ जाएगा। और मेरे पास तो हमेशा बड़ा बायर नहीं आता ना, छोटा बायर भी आता है। सोचो मेरे पास जितना 10 बायर में से 4 बड़ा बायर है और बाकी 6 छोटा बायर है, 7 मेरा छोटा बायर है, 3 ही बड़ा बायर है। तो सोचिए आप सर, हम 3 के लिए पूरा स्कीम चेंज कर ले, हमको मेहनत पड़ जाएगा, लेकिन जो 3 बड़ा बायर है ना, वो 7 से भी ज़्यादा बड़ा है। आ रहा समझ में? जो 3 बड़ा बायर है, वो 7 छोटा बायर से भी बड़ा बिजनेस देता है मुझे। तो कुछ ऐसा कीजिए ना जो मेरा काम निकल जाए। तो गवर्नमेंट क्या बोली, रुक, तुमको एक और चीज़ देते हैं, तुम क्या बोला? एक, अरे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए भाई, टैक्स में के लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, देख लो 20 तारीख 24 तारीख करके खटे दे दी, ठीक है? गवर्नमेंट क्या बोली, तुमको कितना, कब रिटर्न फाइल करना होता है? 13th को, ठीक है? तुमको हम एक ऑप्शन देते हैं, हर महीना का 13th को, अप्रैल मई जून, ये तो ये तो GSTR 1 है ना, ठीक है? 13th, यहाँ भी 13, हर महीना का 13th, आई एम गिविंग द ऑप्शन टू अपलोड द इनवॉइस। दैट्स नॉट मैंडेटरी सर, ये मैंडेटरी, यस दैट दिस इज मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी है, सब मैंडेटरी है, एंड दिस इज व्हाट, ऑप्शनल टू अपलोड द इनवॉइस। द इनवॉइस को क्या बोलते हैं? इनवॉइस अपलोडिंग फैसिलिटी, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ठीक है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी गिवन ओनली टू QRMP, स्मॉल टैक्स पेयर। दैट्स ऑप्शनल या मैंडेटरी? ऑप्शनल। नहीं भी, अगर नहीं भी अपलोड करना हो तो मत करना, यू विल नॉट ट्रीटेड एज नॉन कंप्लाइंट। अरे समझ में, यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन कंप्लाइंट। लेकिन सर GSTR 1 नहीं फाइल करेगा तो यू विल ट्रीटेड एज नॉन कंप्लाइंट। क्लियर है? तो एक और टर्म लोग क्या आया, क्या? IFF, या तो GSTR 1 फाइल करो मंथली में जाके, या फिर क्वार्टरली, तो IFF फाइल करो, ठीक है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मजा आ रहा है सुन के? इन केस QRMP scheme such as the return being filed quarterly, so recipient are facing, recipient यहाँ पे buyer, problem in taking ITC as detail are not being uploaded by the supplier on monthly, hence supplier has been provided option to submit monthly invoice for first and second month। थर्ड मंथ में क्यों नहीं होगा सर? थर्ड मंथ में तुमको बोल दिया ना GSTR 1 फाइल कर लो, ठीक है? फर्स्ट ऑन सेकेंड मंथ ऑफ ईच क्वार्टर, बट मैक्सिमम एग्रीगेट अप टू 50 लाख पर मंथ टिल नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है? वो कितना अपलोड कर सकता है? 50 लाख, ठीक है? अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो भाई तुम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तब तो ऊपर जाओ, 50 लाख इंटू 12, 50 लाख इंटू 12 कितना हो जाए? 60, मतलब कि 6 करोड़। तो तुम्हारा तो लाइफ तुम्हारे लिए है ही नहीं स्कीम, तुम नहीं है तो तुम ज़्यादा क्यों अपलोड कर रहे हैं? क्लियर है? ओके। रेस्ट इनवॉइस कैन बी अपलोडेड अप टू GSTR 1। तो एक मंथ में कितना इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, कितना वैल्यू का? 50 लाख पर मंथ, ठीक है? और अगर आपको कुछ ज़्यादा बच भी गया तो आप उसको GSTR 1 में अपलोड करना, ठीक है? क्लियर?
पहले ऑप्शन में से, ठीक है। क्यूआरएमपी में मंथली पेमेंट कैसे होता है? टाइमलाइन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में कब से 25 मंथ का 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर्म का नाम याद रखना, PMT 06। MCQ में पूछ सकता है, MCQ में ये 25 तारीख वाला पूछ सकता है, और कौन सा फॉर्म है? PMT 06। फिर लास्ट क्वार्टर में कब करना होगा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सर ड्यू डेट क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट ड्यू डेट है, इसीलिए यहाँ पे नहीं खोल के बोला है, ठीक है। कैसा करना है? लास्ट रिटर्न फाइल फिक्स्ड सम मेथड, दो मेथड है GST वो फाइल करने का, ठीक है। इफ लास्ट रिटर्न फाइल क्वार्टरली, रिटर्न क्वार्टरली फाइल किया, 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश। आपने जब अपने लास्ट रिटर्न जो फाइल किया है, ठीक है, अगर क्वार्टरली किया है तो अभी आपको कम से कम टैक्स कितना देना होगा? 35%, ठीक है, ठीक है। और लास्ट रिटर्न मंथली फाइल किया है तो 100% ऑफ द टैक्स, ठीक है। ये वाला मतलब कि सोचो आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया, तो आपने जितना भी रिटर्न अभी जैसे कि लास्ट क्वार्टर में आपने टैक्स पेमेंट कितना किया है? सोचो 100 रुपीज़ किया है, तो इस मंथ का आप चालान फाइल करेंगे तो कम से कम आपको 35% ऑफ द टैक्स देना पड़ेगा। मंथली मतलब कि क्वार्टरली आपने रिटर्न जो फाइल किया है, अप्रैल मई जून का रिटर्न, हाँ देना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। और मंथली रिटर्न फाइल किया है तो 100%। हाँ माइनस करके देंगे, आपने जितना पेमेंट कर दिया उसे माइनस कर देना, ठीक है। हाँ 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 मंथली में जाएगा, ठीक है। नोट्स इन केस नो, in the following case no amount of tax exceed the deposit, first month balance of cash and credit is should be greater than liability of first month। छोड़ो एक काम करो, no interest to pay taxes पे, इसके नीचे का वो कर दो, क्रॉस कर दो, इससे वो नहीं आने वाला। shall deposit 10 वर्ष लाइफ, ओके। और बताते हैं, नोट्स नहीं चाहिए, नोट्स हटाओ, थोड़ा छाटना होगा। आप जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, आप जो मंथली बेसिस पे टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो क्या सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं? आपने अगर कहीं से कुछ गलत टैक्स पेमेंट, कोई ऐसा चीज़ है कि आपने टैक्स, सोचो आपको टैक्स पेमेंट करना था 50 लाख रुपया, आपने टैक्स पेमेंट कर दिया सोचो 40 लाख रुपया का, तो आपने शॉर्ट टैक्स पेमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड जिसका रेट क्या है? 18%, लिख लो वहाँ पे 18% पर एनम, पर एनम, ठीक है। Registered person shall deposit tax considering outward supply and interest supply for the month along with interest if any tax unpaid in the within the due date। कुछ unpaid tax रह गया तो 18 इंटरेस्ट देना होगा अंडर सेक्शन इंटरेस्ट। जैसे कि आपको पता है आपने आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको 50 लाख रुपया देना है, आपने पेमेंट क्या किया? 40 लाख रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ में आपको पता चला, फिर से कैलकुलेशन किए, पता चला अरे यार पिछला मंथ तो 10 लाख रुपया हो गया, छूट गया मेरा पेमेंट करना। और इस साल क्या है? इस साल सोचो 70 लाख रुपया ग्रॉस है, ITC सोचो कितना है? सोचो 40 लैक्स, तो आपको इस मंथ में कितना करना पड़ेगा? 30 लैक्स प्लस पिछले मंथ का एरियर 10, 40 लैक्स, तो आपको वो 10 लैक्स पे 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आंसर इज, वो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 18% 10 लाख इंटू मंथ्स, क्योंकि 1 मंथ का डिफॉल्ट है ना। क्लियर है?
ये पर एनम है, मैंने लिखा है 18% पर एनम. ओके. QRMP is available in GSTN wise. Person may opt the scheme for one GSTN not for another GSTN having same PAN. Person may opt the scheme for one GSTN. ओके. आपको आपका GSTN QRMP में है, आपका GSTN QRMP में है, आपका 3-4 स्टेट में वो है, ब्रांच है. तो आप अगर एक स्टेट के लिए QRMP है तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका दूसरा भी स्टेट में QRMP हो जाएगा. जितना में अप्लाई करेंगे उतना ही में होगा. ठीक है. बेसिक हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है. बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसा होता नहीं. जो अगर रेगुलर वाला है, रेगुलर वाला है कि इसका मतलब क्या हुआ, उसका 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा तभी तो रेगुलर है. जब 5 करोड़ से एक पैन में ज़्यादा है तो दूसरा सेम पैन में कैसे हो सकता, होगा ही ज़्यादा. वैसे तो आपको दिखेगा ना प्रैक्टिकली कि किसी एक का QRMP है तो मोटा मोटी QRMP क्यों होता है, स्मॉल स्टेट के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए. स्मॉल टैक्स पेयर में क्या होता है ना कि उन लोग का ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्टेंस होता नहीं है जनरली. कुछ अलग, कोई अलग ही है तो अलग बात है, होता नहीं है. वो छोटा स्मॉल टैक्स मतलब हम लोग का घर के बगल में दुकान खोल के रखा है वैसा टाइप का रहता है. तो उसका दुकान एक ही जगह में. जो बड़ा बिजनेसमैन रहता है ना वो लोग चाहते भी नहीं कि QRMP जाए. आपको तक बता दिया क्या प्रॉब्लम है, कोई जल्दी नहीं लेना चाहता है, बिजनेस नहीं करना. तो वो लोग जनरली बिग टैक्स पेयर ही रहता है. तो कोई एक जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उसको एक स्टेट में अगर बिग है ना तो उसका मान लो कि हर जगह पे भी बिग है. ठीक है. ऐसे QRMP नहीं. और सोचो कि तुम लोग को ज़िंदगी में कभी QRMP का GST मांग मतलब कि कॉम्प्लाइंस करना भी ना पड़े. क्या गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है ना. इसीलिए सर QRMP में मेरा एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है QRMP में, क्योंकि ठीक है एग्ज़ाम के लिए है लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं है मेरा. अंडरस्टूड, यूज़ नहीं है. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अच्छा. अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑप्ट QRMP फॉर एनी क्वार्टर बाय ऑप्टिंग अ कॉमन पोर्टल में जा सकता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ प्रिसीडिंग टिल क्वार्टर टिल लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ. एग्जाम्पल, QRMP for April to July, June can exercise between 1st Feb to 30th April. समझ में आ रहा है, क्लियर है. ये मैंने कटवा दिया आपको. ठीक है, ये आपका नहीं है, ऐसे नहीं आने वाला एग्जाम में. क्लियर है. अच्छा, ये तो मैं QRMP बता रहा था. बाप रे, यही बताने में इतना टाइम लग गया. तो आपको ये पता चले यहाँ से, यहाँ के बाद हम मैंने QRMP की तरफ मूव कर लिया था सो दैट आपको टॉपिक ख़त्म कर दो QRMP. ठीक है. अगर QRMP था तो 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ और नहीं तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ठीक है. और 3B के केस में 22 और 22nd ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, या फिर इन केस ऑफ QRMP 22 और या 24 नहीं तो 20. ये समझ में आ रहा क्या, स्मॉल टाइप तो मैंने लिखा ना इन केस ऑफ QRMP और इन केस ऑफ अदरवाइज तो 20 तारीख. ठीक है. तो QRMP के लिए 2 डेट दे दिया, 22 और 24, अब नहीं तो अदरवाइज 20. ठीक है. जनरल टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR 1 बिफोर द टैक्स पीरियड एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फॉलोइंग केस. अगर GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता टैक्स पीरियड का, जैसे कि मैं मंथली है, QRMP तब समझ लीजिए स्पेशल स्कीम है, उसके ये बात हम नहीं करेंगे अब. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका भी बहुत वो है ना कि 1 में डालेगा मंथ में नहीं डालेगा. आई वांट टू बी कम्युनिकेटेड वेरी स्मूथली, ईजी वाला. हम सोच रहे हैं कि नॉर्मल वाला है. अब सोचो अप्रैल का है, GSTR 1 कब फाइल कर सकते हैं, कौन सा में, 11th में. अब मेरा वो 29th में आया है. आई वॉन्ट माई GSTR 1 टू बी फाइल्ड. हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. एक केस में हो सकता है, सिर्फ वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, क्योंकि उसका वो क्या स्पेशल है ना, वो तो बंद करके जाएगा. ठीक है.
कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अ नॉर्मल ईयर, अगर कोई मैं कैंसिल करना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन तो GSTR 1 फाइल करके निकल जाऊँगा, ठीक है. If outward supply declare in GSTR 1 being more than GSTR 3B for tax period or ITC availed in 3B more than available to the officer may intimate taxpayer or the email and direct to pay the tax and within 7 days. अगर GSTR 1 का लाइबिलिटी आपने जो पेमेंट किया वो कहाँ जाएगा, उसका डिटेल GSTR 2B में जाएगा. और 3 में भी जाता है क्या? 2B में जाएगा तो वो बंदे को ITC मिलेगा, और 3B में जाएगा तो वो आप उसको टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे. दोनों जगह फ्लो करता है, ठीक है. 2B में भी जाता है और 3B में जाता है. 3B में आपका 3B में जाता है और 2B में वो बंदे का 2B में जाता है. वो बंदा कौन बोलना चाह रहा हूँ, आपने जिसको सेल किया था. आपने जिसको सेल किया था मतलब वो बायर ही हुआ. समझ में आ रहा है ना. अब सोचो कि वो बायर ने, आपने सेल किया था 1 लाख रुपया ITC था. वो बायर को कितना मिल सकता था? 1 लाख रुपया ITC मिल सकता था. सोचो आप ही से बिजनेस करता है, किसी और से नहीं करता है. 1 लाख रुपया ITC मिल सकता था. उसने ले लिया 1.5 लाख रुपया ITC. गलत किया कि नहीं? गलत किया. तो इन दैट केस इफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर इन GSTR 1 या FF मोर देन 3B, 3B से ज़्यादा है फॉर अ टैक्स पेड और ITC अवेल्ड इन 3B इज मोर देन 2B. आपका जो 2B में उससे ज़्यादा आपने 3B में ITC ले लिया. ऑफिसर शैल इंटीमेट टैक्स पेयर ऑन पोर्टल. पोर्टल पे आपका इंटीमेट करेगा टैक्स पेयर, क्या बोलता है ऑफिसर, ठीक है. थ्रू या फिर ईमेल करेगा और डायरेक्ट करेगा कि भाई जो डिफरेंस ITC जो तुमने एक्सेस लिया है पे करो विद इन 7 days, ठीक है. क्लियर है. इंटरेस्ट लगेगा 18% देना पड़ेगा. क्यों ले लिया जाता, ठीक है. सुनो, अभी क्या है ना कि ले लिया जाता. मुझे कितना लेना था, अब मैंने ले लिया कितना, 3 लाख, जो 1,50,000, यही है ना. 1.5 लाख ले लिया. मेरा लाइबिलिटी था 5 लाख रुपया पेमेंट करने का. और मैंने ITC कितना ले लिया, 1.5 लाख, और कितना पेमेंट कर दिया, 3,50,000 ऐसे कर दिया. तो इंटरेस्ट लगेगा, कितना पे लगेगा इंटरेस्ट, सॉरी 1.5 लाख में नहीं 50,000 पे लगेगा. एक्स्ट्रा जो ITC ले लिया उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा. समझ में आ रहा है. सुनो इधर, 1 लाख पे लगेगा इंटरेस्ट, आंसर इज नहीं लगे. अब आपने क्या किया ना, सोचो आपने 5 लाख रुपए आपका लाइबिलिटी बन रहा था ना, आपने ITC ही नहीं लिया, अवेल करके छोड़ दिया, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया आपने आउटपुट के साथ. इंटरेस्ट कितना लगेगा, आंसर इज नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. आपको आपने यूटिलाइज नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख का लाइबिलिटी 5 लाख ही पेमेंट कर दिया. इसका मतलब जो बेनिफिट था वो आपने नहीं लिया बेनिफिट, देन आपका इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा. क्लियर है. ओके. टैक्स पेयर शैल पे द अमाउंट पार्शियली और फुल्ली, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डिफरेंस within 7 days. If done or explained found to be unacceptable, department will recover the same. मैं बोला था ना 7 दिन के अंदर. 7 दिन के अंदर क्या करेगा, वो देखेगा मैंने गलत ITC लिया तो पेमेंट कर देगा और एक्सप्लेन कर देगा कि गलती हो गया. सोचो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है या फिर लिख रहा है बेकार का कुछ लिख रहा है कि नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे, 2B में नहीं आया फिर भी क्या हुआ, हम भी लेंगे. तो भाई तो क्या करेगा, डिपार्टमेंट रिकवर करेगा उसका, पूरा नहीं देगा. रिकवर करने का मतलब कि पूरा नहीं, क्या होगा ना कि फिर से वो प्रोसीडिंग्स आ जाएगा. प्रोसीडिंग्स में आपके घर पे आ सकता है, आपका एसेट सीज कर सकता है. ये बहुत एक्सट्रीम का चीज़ बोल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है. बेसिकली बोलता है भाई क्यों नहीं करेगा, कर दो, ठीक है. Registered person shall not be allowed to file GSTR 1 if he has not returned GSTR 3B. ठीक है. मतलब
आपने सोचो पिछले मंथ का GSTR 3 भी फाइल नहीं किया, अप्रैल मंथ का कब करना था, 20 तारीख को, है कि नहीं? 20 तारीख को 3 भी फाइल करना था, आपने नहीं किया फाइल, 20 मई को नहीं किया फाइल, ठीक है। फिर अब मई के बाद जून आ गया, फिर 11 को आप गए GSTR 1 फाइल करने, नहीं करने देगा, बोला पिछला वाला पहले 3 भी फाइल करो तब जाके आगे बढ़ना। ही registered person shall not be allowed to furnish GSTR 1 या फिर IFF if he has not furnished 3B। कब? preceding tax period। अपना रजिस्ट्रेशन में बैंक अकाउंट डिटेल अगर नहीं सबमिट किया है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देगा, ठीक है। he has issued, अच्छा, he has been issued an intimation under section 88 for outward supplier। कुछ इंटीमेशन आपको दिया हुआ है बट आपने रिप्लाई नहीं दिया है, जैसे 7 दिन का था आपने रिप्लाई नहीं दिया तो नहीं देगा। ही हैज़ बीन इशूड इंटीमेशन अंडर मोर देन, आपने कुछ आपका कुछ लाइबिलिटी आ रहा है, आपको नोटिस दिया हुआ है, आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने 3B में ज़्यादा कभी ले लिया है उसका नोटिस दिया है तो रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसा कुछ अगर रिप्लाई नहीं देगा तो ही विल नॉट अलाउ टू फाइल योर रिटर्न, ब्लॉक कर देगा वहाँ से, ठीक है। ओके ओके, एक काम कीजिए, ये वाला आप काट दीजिए, दैट्स नॉट रिलेवेंट। हाँ हाँ, ठीक है। देन ये नॉट रिलेवेंट यहाँ तक। 2A अब कोई रिलेवेंस नहीं है उसका। ये भी कर दो। कि मुझे पता है ना कि आपका 50 मार्क्स में क्या पढ़ने बोलेगा, ठीक है। ये कहाँ से आएगा पूछेगा, हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ से देखना है, पहले 2B मैंने आपको बता दिया, इट्स अ ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द एलिजिबल ITC अवेलेबल इन द डेट, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड है, अगर लास्ट डेट में आपने GSTR 1 फाइल कर दिया तो आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कटवा दिया है, यहाँ से पढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। CMP 08 किसके लिए है? रिटर्न मतलब कि कॉम्पोजिशन के लिए। कब फाइल करना होता है? क्वार्टरली। कॉम्पोजिशन पता है ना, क्वार्टरली। और क्या डेट में? 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आप कब फाइल करेंगे? 18th ऑफ नेक्स्ट, मतलब कौन सा? 18th जनवरी, ठीक है। क्या? CMP 08, लेकिन किसके लिए? वो कॉम्पोजिशन के लिए। यहाँ पे बोल दिया था ना भाई, कॉम्पोजिशन एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन बोला है ना, तो ये सब का तो भी डेट बताना पड़ेगा ना, इन लोग का कब है, ये सब तो वो एक्सक्लूड कर दिया था, तो ये लोग का डेट बता रहा है अभी, ठीक है। फिर कॉम्पोजिशन वाले लोग का जो टैक्स पेयर पेमेंट का, नॉर्मल टैक्स पेयर पेमेंट का डिटेल कब है? 25th, टैक्स पेमेंट का डेट 25th। फॉर्म का नाम PMT 06, ये बताया था मैंने फर्स्ट। हाँ यस, PMT 06 है ना, तो वो किस लिए था सर? आप मंथली पेमेंट कर रहे हो लेकिन PMT 06 करो। ये क्या है? आप कॉम्पोजिशन वाले को बोल रहा है तुम CMP 08 पेमेंट करो, ठीक है। और एक एनुअल रिटर्न फाइल करो, दैट इज GSTR 4, ठीक है। कब फाइल करना है? 30 जून। कब एनुअल फाइल करना है? 30 जून को करना। मतलब क्या है? नहीं, कॉम्पोजिशन
नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। देखो टैक्स पेयर में दो है, एक नॉर्मल टैक्स पेयर, दूसरा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। ठीक है, नॉर्मल टैक्स पेयर में दो है, एक रेगुलर फाइलर, रेगुलर फाइलर, एक है QRMP। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? तो सर कॉम्पोजिशन में क्या, सेक्शन 10 याद आ रहा है क्या? सेक्शन 10 जिसमें रेस्टोरेंट सर्विस आता है 5%, 5% रेस्टोरेंट सर्विस, अदर सर्विस में 6%, फिर नॉर्मल गुड्स वाले में 1%। याद आ रहा है ये सब चीज़? वो सब कहाँ है इस लोग का? तो मैंने आपको बता दिया था कि सर ये सब ऐसे, लेकिन रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना उन लोग को। दैट्स रिटर्न फाइल करने का क्या है, CMP 08 क्वार्टरली, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। मतलब क्या है सर, अप्रैल मई जून, ये कब फाइल करेगा? जुलाई 18th। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? इसमें टर्नओवर कितना होना पड़ेगा किसी आपका QRMP में जाने के लिए, क्या हो गया कॉम्पोजिशन में जाने के लिए? बताओ, पढ़ाया है ना मैंने कि नहीं पढ़ाया? QRMP में नहीं बताया था क्या मैंने? नहीं, QR मतलब कॉम्पोजिशन में। निकालो अपना बुक, शीट निकालिए, शीट में कहाँ है? जल्दी अपना बुक में देखिए, इंस्टीट्यूट का बुक में देखिए, कॉम्पोजिशन वाले में कितना टर्नओवर है? कॉम्पोजिशन वाले में कितना टर्नओवर था? यस यस, दैट्स योर 1.5 करोड़। मतलब स्पेशल वाला केस का मैं नहीं ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? इसमें टर्नओवर कितना है? आयर्स में, अदर्स में, ऑल। समझ में आ रहा है? हम आपको ये डिग आउट नहीं कर रहे हैं कि बताओ होटल में कितना है, बताओ अरुणाचल में कितना है, ये तो अदर सेपरेट टॉपिक है बात करने के लिए, वो मैंने बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। इन जनरल क्या है, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का टर्नओवर रहेगा तो यू आर एलिजिबल फॉर QMPS। ठीक है, इसमें ITC नहीं मिलेगा, याद है ना? इसमें ITC नहीं मिलेगा, टैक्स रेट स्पेशल टैक्स, कंसेशनल टैक्स है इसमें। याद आ रहा है? सर याद नहीं आ रहा तो इसमें से पढ़ना, कॉम्पोजिशन वाला। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन वाले को रिटर्न फाइल करना होगा ना, कब? क्वार्टरली। लेकिन एक एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना पड़ता है। उसका एनुअल रिटर्न का नाम क्या है? GSTR 4। तो GSTR 1 बता दिया, GSTR 2 भी बता दिया, GSTR 3 भी बता दिया, GSTR 4 बता दिया। ठीक है, तो ये एनुअल रिटर्न तब कब करना होगा? एनुअल में। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये बंदा कॉम्पोजिशन में है ना,
उसको अप्रैल मई जून कब फाइल करेगा? जुलाई 18th, फिर जुलाई अगस्त सितंबर कब फाइल करेगा? 18th। अक्टूबर क्या फाइल करेगा? CMP 08। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या कब फाइल करेगा? 18th जनवरी क्या? CMP 08। फिर हाँ 08 लिखना पड़ेगा। फिर जनवरी फरवरी मार्च ये कब पिन करेगा? 18th अप्रैल CMP 08। और सर उसके बाद ये पूरा रिटर्न का डिटेल कब फाइल करेगा? 30th जून 2000 सॉरी 2000 नहीं, सो जो भी हो, ये क्या आएगा? GSTR 4। अब समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? या ये पेमेंट और ये रिटर्न। हाँ 8 वाला पेमेंट, रिटर्न। आया समझ में? क्लियर है? दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एनुअल रिटर्न। कब? 30th जून ऑफ नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है? सर NRTP नॉन रेसिडेंशियल टैक्स देखो लिखा, नोट कॉम्पोजिशन स्कीम में पे टैक्स क्वार्टरली बेसिस ऑन QM एंड फाइल रिटर्न एनुअली GSTR 4। यही है ना, बताया मैंने। GSTR 5 NRTP का मंथली रिटर्न फाइल करेगा कब? अर्लियर ऑफ द 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 7th ऑफ एंड ऑफ वैलिडिटी। ठीक है? GSTR 7 जो TDS काटते हैं, ठीक है, वो कब? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ मंथली करना पड़ेगा। GSTR रेट किसके लिए है? TCS वाले के लिए मंथली 10, मतलब ये दोनों को सेम है, 7 और 8 रिटर्न फाइल कर देगा। जब हम कुछ नहीं बोले हैं तो इसका मतलब कि वही डेट में रिटर्न भी फाइल होगा, वही डेट में पेमेंट भी होगा, सेम फॉर्म में। GSTR 7 में रिटर्न फाइल भी होगा और GSTR 7 में पेमेंट भी होगा, सब होगा, सब एक ही दिन टाइम होगा। यस 5, 7, 8 में, यस। ठीक है? सर कॉम्पोजिशन वाले लोग के लिए एनुअल रिटर्न क्या है? GSTR 4। ठीक है? कॉम्पोजिशन वाले लोग के लिए ये वाला क्या है आपका? एनुअल रिटर्न, ये है ना, GSTR 4। सर इन लोग के लिए कोई एनुअल रिटर्न है क्या? नॉर्मल वाले लोग के लिए आंसर इज यस है, सबके लिए। उस एनुअल रिटर्न का नाम क्या है? रिटर्न का नाम क्या है? यस GSTR 9 एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। तो सर सबको देना पड़ा, फिर रोना गाना स्टार्ट हो गया। किसका? QRMP वाले का। समझ में आ रहा है ना? तो बोला कि देख भाई, एक तो स्कीम दे दिया मैंने, तो वहाँ पे आदमी जो बैठा हुआ था ना 50 लाख का टर्नओवर था उसका। बोला कि सर मैं तो उससे भी छोटा हूँ, तो इसका लिए बोला कि भाई ठीक है, एनुअल रिटर्न इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अप टू 2 करोड़। 2 करोड़ है ना? नहीं 2 करोड़ नहीं मत काटो। 2
करोड़, जो अभी मत लिखना, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्नओवर लेस देन 2 करोड़। फिर एक और है GSTR 9C, ठीक है। 9C क्या है सर? 9C इज अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 9C इज अ रिकॉन्सिलेशन, सर आपका अकाउंट्स बनता है ना, बैलेंस शीट बनता है, उसके संग आपका GST टर्नओवर मैच करना चाहिए, रिकॉन्साइल करके दिखाओ, ठीक है, मैच करवा के दिखाओ। कौन सा फॉर्म? 9C। सर फिर रोने लगता है ये लोग, तो लोग बोला क्या, टिल 5 करोड़ नॉट एप्लीकेबल, तब 9C एप्लीकेबल। तो इसका मतलब सर QRMP वाले लोग जिसका टर्नओवर 3.5 करोड़ है, बताओ, एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल बट 9C नॉट एप्लीकेबल। 8.5 करोड़ है, बताओ, बोथ एप्लीकेबल। सर 1 करोड़ है, बताओ, नॉन एप्लीकेबल। सर इट इज नॉन एप्लीकेबल, हाँ करना पड़ेगा। ये मैं एक बार फिर चेक कर दे बता देता हूँ, प्लीज़ मैसेज कर देना, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा कि टू का नॉट एप्लीकेबल मतलब क्या है। नॉट एप्लीकेबल नहीं बोला मैंने, ऑप्शनल बोला है। अगर मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कल, ठीक है, नॉट आप ऑप्शनल, तो ऑप्शनल होता है, वहाँ पे आप लिख देना ऑप्शनल फॉर टर्नओवर लेस देन 2 करोड़, ऑप्शनल, मतलब कि सर किसी का दिल है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, दैट्स योर, कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है ना, ठीक है, ओके। सर मैंने बोल दिया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए अब नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा दिया। NRTP के लिए ऊपर बढ़ा दिया है, ये एप्लीकेबल नहीं है। ISD के लिए एप्लीकेबल नहीं है। TDS TDCS वाला के लिए अलग फॉर्म है, तो ये सब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सर मैंने बोल दिया कि ये लोग के लिए भी 9C एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशल पर्सन है ना ये लोग के लिए 9C एप्लीकेबल नहीं है। एनुअल फाइल करना है सर, कब फाइल करना है वो तो आपने एक बता दिया, कॉम्पोजिशन वालों कब करना है, 30 तारीख। इसको कब करना है सर? 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि सर अभी ये मार्च चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 25-26, इसका अभी का रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट कब होगा? कब? 2026 कैसे जा सकता है भाई, मार्च तक अभी ख़त्म नहीं हुआ तो हमसे एनुअल रिटर्न कैसे ले सकता है? नहीं, ठीक है। तो सर अगर आपका यहाँ पे लिख लेना 25-26 फाइनेंशियल ईयर का ड्यू डेट इज 31 दिसंबर 2026, एग्जाम्पल, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक जना देखो 9C क्या है, 9C इज अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड GSTR 9। और GSTR 9 क्या है? दिट इज ऑल टर्नओवर, आपने जितना भी मंथली में रिटर्न फाइल किया है ना, सबको जोड़ के दिखाओ यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है? आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो सबको, तो आपका 12 महीना का सेल आ गया होगा, तो सबको जोड़ के यहाँ पे दिखाइए एनुअल टर्नओवर। और ये आपका जो फाइनेंशियल्स है, बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसके संग कुछ अगर डिफरेंस है तो आप हमको ये पर निकाल के दिखाओ। डिफरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों, कैसे हो सकता है? नहीं ठीक है, वो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चिप दिए नहीं ठीक है, लेकिन वो गलती को सुधारने का यहाँ पे ऑप्शन है, उस टाइम तो आपने गलत लिख दिया था। 9 में तो आपको पता चल गया था ना क्या है, तो वो वहाँ पे आप ठीक कर लिए। अभी भी डिफरेंस हो सकता है क्या? नहीं क्या हो सकता है, बहुत हो सकता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आसाम में ब्रांच है, और मेरा एक
कोलकाता में भी ब्रांच है. इफ आई एम सेंडिंग गुड्स टू माई कोलकाता ब्रांच, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. डिस्टिंक्ट पर्सन लगेगा. सेम पैन है दोनों का, पैन सेम है, लगेगा क्या? ठीक से बताओ. हाँ, लेकिन लगेगा कि नहीं? रिलेटेड पर्सन है तो जीएसटी नहीं लगेगा. क्या आप लोग पढ़ नहीं रही है? ये कॉन्फिडेंटली तभी भी है, लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? मैंने बोला ना, डिस्टिंक्ट पर्सन में जीएसटी लगेगा, लेकिन उसको भी आईटीसी मिल जाएगा. ठीक है. तो अंडर द आइज ऑफ जीएसटी इट इज़ अ जीएसटी टर्नओवर. ठीक है. ठीक है. अब बैलेंस शीट पे आओ. बैलेंस शीट जीएसटी नंबर वाइज बनता है या पैन वाइज बनता है? नहीं, पैन वाइज बनता है. एक ही बैलेंस पैन वाइज मतलब एक ही पैन के अंदर में सारा जोड़ देंगे, वहाँ का भी यहाँ का भी जोड़ देंगे. तो सर आप देखो तो क्या होगा, मैं यहाँ से सेल दिखाऊंगा, वो वहाँ से परचेस दिखाएगा. यही होगा ना. जीएसटी में तुमको टैक्स देना पड़ेगा ही, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है. लेकिन इनकम टैक्स में तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स में क्या बोलता है, ये सब मत दिखाओ. अपने से अपना क्या सेल करेगा? सेम पैन से सेम पैन में गया है तो वो इसको टर्नओवर नहीं मानेंगे. कौन बोल रहा है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो सकता है कि 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, लेकिन फाइनेंशियल के हिसाब से तब 10 करोड़ का टर्नओवर है जिसमें 3 करोड़ इंटरस्टेट ट्रांसफर है, सेम पैन में हुआ है. तो इसका मतलब सर जब वो बताएंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो क्या होगा, मेरा टर्नओवर कितना हो जाएगा? 7 करोड़ ही. क्योंकि हाँ, वो इनकम टैक्स का अलग चीज़ है. ठीक है. 7 करोड़ हमको दिखाना पड़ेगा एनुअल स्टेटमेंट में, दैट्स माई टर्नओवर. और 10 करोड़ कहाँ दिखाना होगा? जीएसटी टर्नओवर. और रिकॉन्साइल कहाँ करना होगा? 9C में. समझ में आ रहा है? कि सर आप जो हर मंथ दिखा रहे हैं उसका टोटल आ रहा होगा 10 करोड़. 10 करोड़ में आपका 7 करोड़ अदर सेल और 3 करोड़ स्टॉक ट्रांसफर. तो 9 में क्या जाएगा? 10 करोड़. और यहाँ क्या जाएगा? 7 करोड़. और यहाँ पे आपको आप बुलाएंगे रिकॉन्साइल 3 करोड़. यस यस यस, इसीलिए बनाना पड़ता है. गवर्नमेंट को चाहिए कि आप रिकॉन्साइल करके दो कि क्यों आ रहा है डिफरेंस. गवर्नमेंट करेगी क्या? कभी नहीं करेगी. वो आपको करके दिखाना पड़ेगा. अरे समझ में नहीं आ रहा है? वो ब्रांच अकाउंट को आप रिपोर्ट नहीं करते ना इनकम टैक्स में, या ऑडिटेड में नहीं रहते ना. ऑडिटेड में 2 ही रहता है, पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. अब ब्रांच अकाउंट जो बनाते हैं ना, वो इंटरनल, ये रिक्वायरमेंट है बिजनेस का कि बनाए, सो दैट क्या होता है ना कि गुड्स जा रहा है, गुड्स आ रहा है, वो ट्रैक रहता है. आप नहीं बनाएंगे तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे ना. लेकिन आप ब्रांच अकाउंट कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट कैन बी योर वर्किंग हो सकता है, लेकिन फेस आपका अकाउंट्स का फेस क्या है? अकाउंट का फेस है दैट्स योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सर ब्रांच अकाउंट बना रहे अपने तरह, अपना तरीका से आप कुछ भी बनाओ ना, राम शाम जोदू मोदू अकाउंट कुछ भी बनाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. कुछ भी बनाओ, लेकिन रिपोर्ट करने का टाइम 3 बनेगा. वर्किंग में आप कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है. समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? थक गया मैं. ओके. सर मेरा कोई एक्टिविटी नहीं है, सेल परचेज हुआ ही नहीं. अब बताओ हमको 3B फाइल करना पड़ेगा क्या? एदरवाइज करना पड़ेगा. आप नहीं हुआ है वो भी तो बताना पड़ेगा. 0 करके करना पड़ेगा. ठीक है. ओके. इफ नो एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड, नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. नील 3B, नील 3 CMP 08, नील 7 हैज टू बी फाइल्ड. नील रिटर्न फाइल्ड. ठीक है. GSTR 1 3B
एंड एनुअल रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट. जब ड्यू डेट खत्म हो गया 3 साल के बाद आप मैक्सिमम कब तक आप जमा कर सकते हैं? 3 साल के अंदर. ठीक है, 3 साल के बाद आप जमा करना चाहे आप 2020 का भी बोलेंगे अब हम फाइल करते हैं 2020 का जीएसटी रिटर्न, तो आप नहीं कर पाएंगे. कहाँ से कर पाएंगे? क्या करेंगे फिर? अब जो करेगा डिपार्टमेंट करेगा. है कि नहीं? ओके. फर्स्ट रिटर्न. फर्स्ट रिटर्न व्हेन person become liable to register and supply within 30 days from the time gap. अच्छा, फर्स्ट रिटर्न आपको कब फाइल करना पड़ेगा? यहाँ पे खाली इसको अंडर लगा. फर्स्ट रिटर्न टू बी फाइल्ड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का 1 महीना के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा फर्स्ट रिटर्न. ठीक है. फाइनल रिटर्न. अलविदा. अलविदा रिटर्न. अलविदा रिटर्न समझ में आ रहा है? अगर आपने जीएसटी कैंसिल कर दिया और सरेंडर कर दिया कि अब बिजनेस बंद, तो आपको एक फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा. उस फाइनल रिटर्न का नाम क्या है? GSTR 10. एनी पर्सन हु सरेंडर, सर्कल मार लो, ये सब जो सर्कल मार रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है. एनी पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसिल शैल फाइल द रिटर्न विद इन 3 months और लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिल. कब? जब कैंसिल हो गया या फिर ऑर्डर निकला है उसका 3 month के बाद, 3 month के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा. इन दोनों में से जो हो रहा है उसके बाद. जैसे कि सर आपका कैंसिलेशन हुआ है 25 मार्च को, ठीक है, और आपका ऑर्डर निकला है सोचो 27 मार्च को. ठीक है, तो 27 मार्च के विद इन 3 month आपको फाइनल रिटर्न करना पड़ेगा, विच एवर इज लेटर. ठीक है, हो गया. कोई कॉल समझ में आया? रिटर्न आप जाके इसको रिवाइज करेंगे. ऑनलाइन क्लास समझ में आया? ऑनलाइन क्लास समझ में आया? पहला बात सुनो, मैं ये कराऊंगा. ठीक है, एग्जाम्पशन इज वेरी बिग, मे बी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, यहाँ से कर लेना. अगर आप इसमें अगर सोचो 120 पेज है, आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि रट लो. हाँ, अगर 120 पेज रट के आपका 50 में 40 आ जाए तो क्या खराब है? सोचो, क्या गलत डील है क्या? अगर 20 से ऊपर आ गया उसमें, हाँ, प्रोविज़न भी हल्का फुल्का लिखा हुआ है, लेकिन प्रोविज़न लिखना आपको भाई वहीं से होगा जहाँ पे मैंने दिया था. आप अपना बुक रेफर करो लिखने के लिए, उसमें इजी लैंग्वेज है. ठीक है, मेरा शीट है वो रेफर करो लिखने के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली एकदम करेक्ट है. ठीक है, लास्ट दिन है तो लास्ट दिन पढ़ना ऐसा नहीं है. ठीक है, मैं बताता हूँ मैं क्या करता था. आप यू डोंट बिलीव, मैं जब घर पे सोता था ना, जब मैं इंटर दे रहा था, ठीक है, उसमें इनकम टैक्स में तो ये एग्जेम्पशन सेक्शन 1014 चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है कि नहीं, तो कहाँ से याद होगा? मैं अपना घर पे बगल में कॉपी रख लेता था, सुबह उठता था खाली थोड़ा पढ़ के फिर बंद करके चल छोड़ जाता था ऑफिस. आधी घंटा सुबह उठ के पढ़ता था बंद करके. हाँ, ठीक है, तो ऑफिस जाने का टाइम 10 बजे था. ठीक है, थैंक यू.